अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 16 फिजिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा है, इसमें फॉर्मेटिव चीज़ें बहुत सारी हैं, तो इसको हम लोग जल्दी से कवर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पता भी लग जाए कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं याद करने के लिए, किस तरह वो आई हैं, और हम लोग उनमें से एमसीक्यूज क्या देख सकते हैं कि पेपर में या किसी भी एंट्री टेस्ट में एमसीक्यूज किस तरह के आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स होती क्या है। उसकी सिंपल सी डेफिनेशन उसने यहाँ पर हमें गिवन की हुई है, जो मैंने अंडरलाइन की हुई है, ये वाली। Statistical mechanics is a branch of physics that applies a statistical methods to understand the behavior of physical systems composed of a large number of particles। तो ये उसने सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है। इसमें वो क्या कहता है कि हमने कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स यानी स्टैट्स के मेथड्स यूज करने हैं कि जिससे हम लोग मॉलिक्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकें। लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी जहाँ पर ज्यादातर पार्टिकल्स होते हैं, जिस तरह एक रूम है, रूम के अंदर क्या होता है, एयर। एयर के अंदर कितना ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं एयर के। तो इस तरह की अब हमने देखना है कि इसका वॉल्यूम कितना है, इसका प्रेशर कितना है इस रूम में। तो इस तरह के मेथड्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहते हैं। इसका पहला टॉपिक आ जाता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। प्रेशर क्या होता है हमारे पास, फोर्स बाय एरिया। अब हम लोग पढ़ के आए हुए हैं किसमें, फर्स्ट ईयर में, या आई थिंक सो मैट्रिक में पढ़ा था, या फर्स्ट मैट्रिक में पढ़ा था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की छोटी सी डेरिवेशन उसने हमें दी हुई थी कि जो हमारे पास मोमेंटम होता है, फर्स्ट लॉ था या सेकंड लॉ था, उसने हमें उसमें डेरिवेशन दी हुई थी इसकी कि फोर्स जो होती है वो हमारे पास होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल। तो उसने वहीं से ये रिलेशन लिखा है कि एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ठीक है, और नीचे जो ए है वो इसी तरह डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये रिलेशन कहाँ से आया है, ये एफ की वैल्यू पुट की है। एफ की वैल्यू कहाँ से पुट की है, ये हमारे पास न्यूटन लॉ से उसने पुट की है, जो हमारे पास था सेकंड लॉ ऑफ, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। तो उसमें हमने उसने बताया था कि डेल्टा पी बाई डेल्टा टी किसके इक्वल होता है, हमारे पास फोर्स के इक्वल होता है, यानी चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है। उसको डिवाइड कर दिया ए से। तो ये सिंपल सा रिलेशन कहाँ से आया है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है, अब इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है, सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है कि जब पार्टिकल्स मूव करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को, यानी एक यहाँ से मूव करके जा रहे हैं, उन्होंने दीवार को हिट करना है। ठीक है, तो वो किस, उनका एक मैस है, और उनकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब जब अलोंग द एक्स एक्सिस है तो हम लोग एक्स कंपोनेंट लेंगे, अगर अलोंग द वाई एक्सिस होता है तो हम वाई कंपोनेंट लेते, अगर अलोंग द जेड एक्सिस होता तो हम क्या लेते, जेड कंपोनेंट लेते। सबसे पहले हम लोग सिंपल एक्सिस की बात करते हैं, जो हमारे पास है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग वो मूव करके जा रहे हैं। अब उसकी डायरेक्शन क्या है, यहाँ से यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, ये पार्टिकल जो है ना, ये वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर मूव करके जा रहा है, एक्स की पॉजिटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन है। तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम वी एक्स वन। ठीक है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल नंबर वन है तो एम वी एक्स वन हो जाएगा। अब जब ये पार्टिकल मूव करके वापस जाएगा तो इसकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जाएगी। थर्ड लॉ के मुताबिक इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो पहले क्या था, एम वी एक्स वन था मोमेंटम, अब क्या हो जाएगा, माइनस एम वी एक्स वन हो जाएगा। तो डेल्टा पी हमने निकालना है पहले। डेल्टा पी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यही बात है। तो फाइनल हमारे पास क्या आया, नेगेटिव एम वी एक्स वन, यानी वापसी वाला क्या आया, नेगेटिव एम वी एक्स वन। ठीक है, और हमारे पास पहले मोमेंटम क्या था, वो था एम वी एक्स वन। तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया, दोनों के साथ माइनस का साइन है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, साथ में क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा मोमेंटम यानी टोटल जो मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम, वो हमारे पास क्या आ गया, माइनस टू एम वी एक्स वन। तो ये रिलेशन कहाँ से आया कि हमें पता है कि एक पार्टिकल यहाँ से वहां पर जा रहा है, वहां से वापसी पे आएगा तो उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास डेल्टा पी की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कि हमने डेल्टा पी की वैल्यू निकाल ली है, अब हमने एफ की वैल्यू निकालनी है कि एफ की वैल्यू क्या बनेगी। एफ की वैल्यू क्या बन जाएगी, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, यही बात है। तो हमने सिंपली डेल्टा टी के फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो हमारे पास वो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी। अब डेल्टा पी की वैल्यू तो हमने निकाल ली, डेल्टा टी की वैल्यू क्या पुट करनी है, क्या हमने टी पुट करना है या फिर डेल्टा टी की जगह कुछ और आएगा। ये अब हमें देखने को मिलता है यहाँ पर कि जब जब वो कंटेनर के साथ कोलाइड करेगा एक फेस के। ठीक है, जब वो कंटेनर के साथ यहाँ से यहाँ पर जाकर उसने कोलाइड किया है, अब उसको टाइम तो लगा है, जिसको हमने क्या बोल दिया कि वो उसको टाइम लगा है, टी लगा है। ठीक है, अब वो वापस भी तो आएगा, उसको भी टाइम लगेगा, तो ये टाइम होगा कितना। अब टाइम निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। हमें क्या पता है कि जो हमारे पास वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी जो क्या होती है, वो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होती है, यही बात है। तो टाइम में डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टी इज इक्वल्स टू डी बाई वी बन जाएगा। अब v हमारे पास क्या है, वी एक्स वन है, यही बात है। और जब उसने, हम फर्ज कर लेते हैं कि जो क्यूब है जिसमें वो मॉलिक्यूल मूव कर रहा है उसकी लेंथ कितनी है, यानी ये जो क्यूब है, ठीक है, ये हमारे पास क्यूब है। ठीक है, इसमें ये जो पार्टिकल है यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। ठीक है, अब इसकी जो लेंथ क्या है, एल है। ठीक है, इसकी लेंथ क्या है, हमारे पास एल है। ठीक है, अब पहले ये यहाँ से यहाँ पर गया,
फिर ये वापस मुड़ के यहाँ से वहां पर वापस आ गया जहां से गया था, ठीक है। तो पहले इसने एल डिस्टेंस कवर किया, फिर वापसी में दोबारा कवर किया, तो कितना डिस्टेंस हो गया 2l। तो हमने सिंपली इस वैल्यू को डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट कर देना, 2l डिवाइडेड बाय t हो जाएगा। यही बात है, सिंपली डेल्टा t क्या आ जाएगा, 2l डिवाइडेड बाय vx1, ठीक है। अब इसको हमने डेल्टा p की वैल्यू भी निकाल ली, डेल्टा t की वैल्यू भी निकाल ली, दोनों को हमने पुट कर देना है एक फॉर्मूले में जो कि f के इक्वल होता है। यानी ये चीज किसके इक्वल होती है, f के इक्वल, ठीक है। ये एफ के इक्वल होती है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी किसके इक्वल आ गया, एफ के इक्वल। अब इसमें हमने सिंपली वैल्यूज पुट कर दी, 2l बाई vx1 और ऊपर क्या मोमेंटम की वैल्यू डाल दी। तो सिंपली ये जो vx1 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा vx1 स्क्वायर। यही बात है, vx1 स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद 2 कैंसिल, तो पीछे आ गया माइनस m vx1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई l। ये सिंपल सा रिलेशन कहाँ से आया, ये आपको मैंने समझा दिया बहुत ही क्लियर वर्ड्स में, इसमें कोई मुश्किल बात है नहीं है। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, x1 की बात हो रही है, यानी फोर्स किसकी आ गई है, x1 की फोर्स आ गई है, ठीक है। हमने x1 की फोर्स निकाल ली है। अब ये किसकी फोर्स है, ये फोर्स है जो वॉल्स अप्लाई करते हैं पार्टिकल के ऊपर, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि जब पार्टिकल मूव करेगा और हिट करेगा एक दीवार के साथ, तो जाहिर सी बात है जितनी फोर्स जो पार्टिकल लगा रहा है उतनी फोर्स दीवार भी लगाएगी। अब दीवार जो लगा रही है वो नेगेटिव में है, क्यों, क्योंकि दीवार उसको वापस भेज रही है, ठीक है। और जो पार्टिकल लगा रहा है वो किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। तो इन लाइंस में उसने यही बताया है कि जो दीवार लगा रही है वो नेगेटिव में है और जो गैस मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं वो पॉजिटिव में है, ठीक है। तो इसकी हमारे पास फोर्स क्या आ जाएगी, Fx1 क्या आ जाएगी हमारे पास, नेगेटिव साइन हट जाएगा सिंपली, और हमारे पास बन जाएगा mvx1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। उसके बाद अब mvx जब हमारे पास फोर्स आ गई x1 की, इसका मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फोर्स सेम रहेगी। यही बात है अलोंग द एक्स एक्सिस। तो हम लोग इसको जनरली लिख लेते हैं x2 x3 x4 xn तक इसकी क्या रहेगी, सेम ही फॉर्मूला रहेगा। अब हमने एफ x2 भी निकाल ली है, fx3 भी निकाल लिया, fx4 भी निकाल लिया, fxn भी निकाल लिया। अब x के मॉलिक्यूल्स टोटल जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ना, x1 x2 x3 x4 x5 x6 जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मिला के फोर्स क्या बनेगी, fx। यही बात है। तो fx की फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सारों को ऐड कर देंगे सिंपली। जब ऐड करेंगे तो फॉर्मूलास पुट कर देने हैं उधर सिंपल। तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, m बाई l कॉमन आ रहा है, यही बात है। और बाकी vx1 स्क्वायर vx2 स्क्वायर vx3 स्क्वायर ये सब कुछ चेंज हो रहा है, तो वो लोग हम लोग कॉमन नहीं ले सकते। तो इसलिए m बाई l कॉमन आके पीछे क्या रह गया, vx1 स्क्वायर vx2 स्क्वायर vx3 स्क्वायर और अप टू सो ऑन vxn स्क्वायर तक, ठीक है। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। इसकी हमने सिंप्लीफाई करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि पहला तरीका ये जो बुक में यूज हुआ है वो ये है कि सिंपली जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं n है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम क्या लेते हैं कि जो मॉलिक्यूल जो मूव कर रहे हैं अगर 10 हैं 10 हैं 20 हैं 20 हैं तो उनकी जगह हमने n पुट कर दिया, ठीक है। अब n पुट कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अगर हम लोग इनको कटिंग करें तो ये दोबारा कैंसिल हो जाएंगे। तो ये सिंपल सी मैथमेटिक्स है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। जब मल्टीप्लाई डिवाइड किया, आपको पता है एवरेज क्या होती है, एवरेज क्या होती है कि जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनको ऐड करो और जितने उनका नंबर है उनसे डिवाइड कर दो। यानी अगर 10 मॉलिक्यूल्स हैं उन सारों को ऐड करके डिवाइड बाय 10 कर दो, अगर 20 मॉलिक्यूल्स हैं उनको सारों को ऐड करके डिवाइड बाय 20 कर दो, ठीक है। यही बात है, इसका मतलब ये हमारे पास आ गई एवरेज। अभी एवरेज तो आई है लेकिन इनके ऊपर तो स्क्वायर भी है, इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास स्क्वायर रूट की एवरेज है। यानी ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसमें आगे हमारे पास सिंपली उसने लिखा हुआ है कि इस एवरेज किस तरह बन जाएगी, हमारे पास वी एक्स स्क्वायर बन जाएगा और साथ में एवरेज वाला साइन आ जाएगा। अब ये जो साइन होता है ना ये हमारे पास एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। आगे आप देखेंगे किनेटिक एनर्जी में भी, तो किनेटिक एनर्जी एवरेज यूज होगी, एवरेज का वर्ड आपने यूज करना है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये मीन निकालने का भी तरीका है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, अर्थमेटिक मीन निकाला है हमने सारों का, यही बात है। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या बन जाएगी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। लेकिन अभी ये रूट नहीं बना, क्यों, क्योंकि हमने इसके ऊपर अंडर रूट नहीं लिया हुआ। जब अंडर रूट लेंगे तो रूट मीन स्क्वायर बन जाएगी, और जब रूट अंडर रूट नहीं लेंगे तो ये क्या बनेगी, रूट स्क्वायर वेलोसिटी, यानी मीन स्क्वायर वेलोसिटी, सॉरी रूट स्क्वायर वेलोसिटी नहीं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। अब एम एन क्या बन जाएगा, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आप उसके मास के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, एन, टोटल मास आ जाएगा। टोटल मास का मतलब अब 10 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनके मास के साथ यानी उन एक के मास के साथ 10 को मल्टीप्लाई कर दिया तो वो सारों का मास नहीं आ जाएगा। यानी 10 सेब हैं और सारे सेबों का क्या है जी, हमारे पास मास बराबर है। तो एक सेब का मास था 10 kg, तो 10 का कितना हो जाएगा, 100 kg। इसका मतलब एन को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम एम के साथ, यही मास को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ, एक मॉलिक्यूल के मास को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी नंबर ऑफ एटम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल मास आ जाएगा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं एन भी, लेकिन हम लोग उसको आगे यूज कर देंगे, ठीक है। तो एफ एक्स हमारे पास क्या आ गया, एम एन डिवाइड बाई एल, और वी एक्स का स्क्वायर सिंप्लीफाई हो गया। अब हमने निकालना है तीनों एक्सिस के अलोंग। अब एक एक्सिस के गैस मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स का मोशन सेम होता है, रैंडम होता है, जिस तरह भी होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि एफ एक्स एक्स वाई यानी एक्स वाई और जी के अलोंग जो पार्टिकल्स हैं वो मोशन जो कर रहे हैं वो तकरीबन सेम ही कर रहे हैं, ठीक है।
तो टोटल हमारे पास आ जाएगी पूरे रूम की तीनों एक्सिस के दौरान टोटल हमारे पास आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, वी, जो स्क्वायर में है। क्यों? क्योंकि हमने वी एक्स का स्क्वायर में एवरेज निकाली है, तो इसका मतलब सबकी मिला के किस में बनेगी, वी स्क्वायर में बनेगी। अब तीनों की हमने मीन स्क्वायर वेलोसिटी को ऐड कर दिया। अब मैंने क्या बताया, तीनों जो होंगी वो सेम होंगी, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वी एक्स स्क्वायर, जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वी एक्स स्क्वायर वाली, वो इक्वल है वी वाई स्क्वायर के, वी जी स्क्वायर के। इसका मतलब हम लोग वी एक्स स्क्वायर की जगह यूज कर सकते हैं, यहाँ भी वी वाई की, यहाँ वी वाई स्क्वायर की जगह हम लोग वी एक्स स्क्वायर यूज करते हैं, और वी जी स्क्वायर की जगह हम लोग वी एक्स स्क्वायर यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों इक्वल है। तो जब तीनों ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा, 3v x स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमारे पास उसने रिलेशन की है। मैं आपको खाली इसको आसान वर्ड्स में डिफाइन कर रहा हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो समझने में कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो वही बात इसने की है कि random motion of the large number of gas molecules in the container, the components of the mean square velocities of the gas molecules are the same। जो बात मैंने की है कि तीनों सेम है, ठीक है, रैंडम मोशन है तो सेम है। तो उन तीनों की जगह उसने पुट कर दिया वी एक्स स्क्वायर, और सिंपली हमारे पास क्या आ गया, वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि हमने यूज की हुई थी यहाँ पर सिंपल वी एक्स स्क्वायर यूज किया हुआ था, तो उसने उसको जनरेट करने के लिए ये यहाँ पर हमने वी एक्स स्क्वायर यूज किया हुआ। ठीक है, तो सिंपल जनरेट करने के लिए उसने क्या किया कि उसको वी स्क्वायर यानी पूरे रूम की क्या है, वी स्क्वायर है, तो उसने वी स्क्वायर टर्म्स में लिखने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, जाहिर सी बात है डिवाइड हो जाएगा। जो वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। तो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 सिंपल आ गया फॉर्मूले में। अब क्या करना है जी, अब सिंपली हमने क्या करना है इसमें कि हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड इसमें करना था प्रेशर। हमने भी निकाली है फोर्स, वो भी एफ एक्स के लॉन्ग। पहले हम इसको जनरल लिख लेते हैं। जनरल लिखने के लिए क्या करेंगे, एफ हटा देंगे यानी एक्स हटा देंगे, और एफ के साथ कोई भी हम लोग यहाँ पर सब यानी इस नीचे बेस में कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, फिजिकल एम एन डिवाइडेड बाय एल वी स्क्वायर बाय 3। ठीक है, वी स्क्वायर बाय 3। ठीक है, तो इसके बाद हमने सिंपली क्या करना है, हमें पता है कि हम लोग प्रेशर निकालते हैं। प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स बाय एरिया के। फोर्स तो हमने निकाल ली है। एरिया क्या है, एरिया क्या होता है, साइड्स ऑफ द स्क्वायर का, यानी जो दो साइड्स हैं, एक साइड ये थी स्क्वायर की, मैंने आपको क्या बताया था, दोनों साइड्स एल थी, ये वाली साइड भी एल है, ये वाली साइड भी एल है। तो स्क्वायर की साइड निकालने का यानी एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, तो इसमें लेंथ और विड्थ क्या है, एल है, इसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर बन जाएगा। एरिया क्या आ गया, एल स्क्वायर, एफ बाई एल स्क्वायर, सिंपली एफ की वैल्यू पुट करनी है, एम एन एल डिवाइड बाई एल स्क्वायर करेंगे तो दोबारा से वही आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड में ये आ जाएगा एल स्क्वायर। ठीक है, जब एल स्क्वायर एल से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, एल क्यूब। अब जब एल क्यूब है तो ये हमारे पास मीटर क्यूब आ गया। मीटर क्यूब क्या होता है, हमारे पास वॉल्यूम, तो सिंपली उसने वॉल्यूम पुट कर दिया, वी पुट कर दिया एल क्यूब की जगह पे। तो ये फॉर्मूला इस तरह डिराइव हुआ है, तो इसका 3 जो है यहाँ पर एडजस्ट कर दिया गया है। उसने ये चीज बताई थी, ये याद रखने वाली है कि अगर पेपर में आ जाए एमसीक्यूज के इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनता है, तो वो हमारे पास बनता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टोटल मास। ठीक है, टोटल मास ऑफ एन गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। अगर आप लोग यूज करना चाहें वहां पर ये एन, तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने रिलेशन निकालने हैं प्रेशर इन द टर्म्स ऑफ एवरेज ट्रांसमिशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। अब प्रेशर को हमने इन टर्म्स ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल आपको नजर आ रहा है कि एम भी है, वी स्क्वायर भी है, पीछे हमें क्या चाहिए, 1/2 एम वी स्क्वायर होती है काइनेटिक एनर्जी, हमें 1/2 चाहिए। एम को हम लोग अंदर ले जाएंगे, 1/2 हमें चाहिए, इसका मतलब 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, यही बात है। तो सिंपली आपने ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, इसमें 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है, 1/2 अंदर ले जाए ब्रैकेट के। क्यों? क्योंकि हमने एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। एवरेज का वर्ड जरूर साथ में यूज करना है, वरना क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये एन बाई वी बन जाएगा, और 1/2 एम वी का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को जब हम लोग डिवाइड कर दें वॉल्यूम से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जब हम लोग डिवाइड करते हैं वॉल्यूम से, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। दैट इज बात है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड कर रहे हैं वॉल्यूम से, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। सिंपल सी इसमें टर्म यूज हुई है जो कि एन नॉट है। इसको सिंपलीफाई करके क्या लिख दिया है, एन नॉट, और ये चेंज नहीं होगा क्योंकि एक रूम में बंद है, तो ये चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब 2/3 भी कांस्टेंट है, एन नॉट भी कांस्टेंट है, तो इसको हम हटा के क्या लगा सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2 mv का स्क्वायर। तो यही सिंपल सा फॉर्मूला है, जो रिलेशन है 1/2 mv का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी का इक्वल होता है। तो वो सिंपली डायरेक्टली रिलेशन आ गया है। इसका मतलब जो प्रेशर है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किसके, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के नहीं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के। अब आता है प्रेशर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। प्रेशर और डेंसिटी का रिलेशन निकालना है, सिंपली वही फॉर्मूला यूज करना है प्रेशर वाला। अब इसमें हमें पता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल था, टोटल मास के इक्वल। ठीक है, और जब वो हमारे पास वॉल्यूम से डिवाइड आ जाएगा तो हमारे पास डेंसिटी बन जाती है, केजी पर क्यूबिक मीटर नहीं होती डेंसिटी।
फॉर्मूले से ही आप हिसाब लगा सकते हैं कि उसका यूनिट से आप हिसाब लगा सकते हैं। अगर मैस जो है वो केजी में है, टोटल मैस क्या आ जाएगा, केजी में आ जाएगा, ठीक है। नीचे क्या है, वॉल्यूम है। जब वॉल्यूम और मैस डिवाइड हो जाएंगे, यानी केजी और मीटर क्यूब डिवाइड हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, केजी पर क्यूबिक मीटर। और वो हमारे पास किसका यूनिट होता है, डेंसिटी का। इसका मतलब ये पूरा किसके इक्वल है, डेंसिटी के इक्वल है। इसका जगह हम लोग रो पुट कर देंगे, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, पी इक्वल 1/3 रो वी स्क्वायर। यही बात है, तो ये हमारे पास आ गया इसकी डेंसिटी का रिलेशन। कोई बात मुश्किल नहीं थी इसमें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब पहले हमने प्रेशर और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकाला था, अब हमने निकालना है टेम्परेचर और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन। दिमाग में हमें ये पता है कि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड होते हैं, यही बात है। इसके रिलेशन के लिए हमने यूज करना है आइडियल गैस लॉ, ठीक है। वो हमारे पास होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब एन क्या है जी, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है। मोल्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं। अगर हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला फॉर्मूला यूज करें, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसको केमिस्ट्री आती है उसको ये फॉर्मूला भी आता होगा। हमें पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोग किस तरह निकालते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोग निकालते हैं मोल्स डिवाइडेड बाय मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें मोल्स गिवन है, मोल्स गिवन है, और हमने उसकी जगह क्या पुट कर देना है, उसका फॉर्मूला पुट कर देना है। मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपली इधर डिवाइड हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एन ए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन डिवाइडेड बाय एन ए, ठीक है। तो एन यहाँ पर क्या होता है, एवोगाड्रोस नंबर 6.02 into 10 raised to power 23। सिंपल सी वैल्यू है, वो आपने पुट कर देनी है, लेकिन यहाँ पर तो पुट नहीं करनी है, हमने सिंपली फॉर्मूले में उसका दूसरा फॉर्मूला पुट कर देना है। तो आर बाई एन ए, आर बाई एन ए हमारे पास ये बन जाएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। आर बाई एन ए को हम लोग कंबाइन करके क्या लिख देंगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू होती है 8.314 जॉल पर मोल पर केल्विन। तो इसकी वैल्यूज आपको बनी याद होनी चाहिए, एंट्री टेस्ट के लिए लाजमी होता है, ठीक है। और एन ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एन ए की वैल्यू हमारे पास ये लिखी हुई है, और लास्ट वैल्यू हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या आ जाएगी, इधर डिवाइड करते हैं। अगर आपको याद नहीं रहती, अगर आपको याद रहती है तो बहुत अच्छे, 1.3 जॉल पर केल्विन, ठीक है। उसके उसके बाद सिंपली आप लोगों ने आर बाई एन की जगह के पुट कर देना है। अब हमने क्या करना था, क्या रिलेशन निकालना था टेम्परेचर और एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी के दरमियान में, यही बात है। तो पीवी के हमने रिलेशन निकाल लिए एन के टी। अब हम लोग चले जाते हैं वापसी पे वॉल्यूम के फॉर्मूले पे, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला यही पर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लिखा हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम के प्रेशर के फॉर्मूले पे जब हम गए, तो प्रेशर में हमने देखा कि वी नीचे है, वी को जरा मल्टीप्लाई करवा दिया, पी वी इज इक्वल टू एम एन डिवाइडेड बाय 3 वी स्क्वायर बन गया। वो यहीं से वहीं से ये रिलेशन आया है, यानी काइनेटिक एनर्जी वाला रिलेशन इसने यहाँ पर लिखा है। जो हमने प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी के नाम रिलेशन निकाला था, वो वाला रिलेशन इसने यहाँ पर लिखा है। क्या लिखा है, पी वी इज इक्वल टू 2/3 एन 1/2 एम वी स्क्वायर, यही बात है। अब पी वी दोनों इक्वल हो गए, इन दोनों को हम लोग इक्वल लेट कर सकते हैं, वहीं से टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएंगे, यही बात है। तो सिंपली उसने क्या किया है, इस रिलेशन को एक दूसरे के बराबर रख दिया है। तो एन के टी और एन दोनों साइड्स पे एन सेम है, तो एन कैंसिल हो जाएगा, के इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। तो टी का रिलेशन क्या आ जाएगा, 2/3 के 1/2 एम वी स्क्वायर। 2/3 के क्या है, कांस्टेंट है, तो सिंपली इसकी जगह हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन डाल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, टी इज 1/2 एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं जी, काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर डिराइव किया है। क्या है वो, ट्रांसलेशन एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वो डायरेक्टली रिलेटेड है टेम्परेचर के। अब आता है इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के लिए आपने सिंपली क्या करना है, मैंने क्या बोला था, जब अंडर रूट होगा तो वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बन जाएगी। तो सारों को ऐड करके उनको एन नंबर से डिवाइड कर दें, स्क्वायर को ऐड करना है, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू भी, स्क्वायर का वर्ड यूज हो रहा है। सारों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे एन नंबर से, उनको अंडर रूट ले लेंगे, तो ये हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बन जाएगी। और ये कुछ वैल्यूज हैं याद करने के लिए, के की वैल्यूज डिफरेंट यूनिट्स भी गिवन है, तो ये भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसकी डेरिवेशन, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड किस तरह निकालते हैं जी, पहले रूट यानी स्क्वायर वाली एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं, अब हम स्क्वायर के बगैर वाली एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं। यहाँ पर स्क्वायर का वर्ड यूज नहीं हुआ, तो इसलिए हम स्क्वायर लेंगे बनी, सिंपली आपने सारों को ऐड करके डिवाइड बाय एन कर देना, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। अब हमें प्रेशर का फॉर्मूला याद है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 एम एन डिवाइड बाय वी, वी का स्क्वायर, ठीक है। अब पी वी इधर आगे क्या हो जाएगा, पी और वी, ठीक है। पी वी रिवाइव हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें कोई नई बात नहीं है, सिंपली आपका ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला हम चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के फॉर्मूले निकालने हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला निकालने हैं, तो इसलिए हम लोग कुछ चेंजिंग करेंगे, वी स्क्वायर वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग दोबारा से पी वी में भी वही कंसेप्ट यूज करेंगे, पी वी इक्वल्स एन के टी। एन के टी सिंपली पुट कर दिया, एन और एन कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें वी स्क्वायर का फॉर्मूला निकालने में आसानी हो जाएगी। यहाँ से 3 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, एम मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 के डिवाइड बाय एम। हमने रूट मीन स्क्वायर निकालनी है, इसका मतलब रूट ले लेंगे दोनों साइड पे, तो ये क्या बन जाएगा, वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 के डिवाइड बाय एम। अब इस फॉर्मूले को याद करने का मैं तरीका आपको बताऊं, तो वो ये है कि जब भी छोटा ऊपर छोटा आएगा तो नीचे भी छोटा आएगा, यानी के अगर छोटा है तो एम भी छोटा होगा। अब मैंने इसको किस तरह याद रखा है कि अगर आर के आर टी भी आता है ना, 3 RT डिवाइड बाय एम, वो भी फॉर्मूला है। तो आर टी में कौन सा एम यूज होता है, बड़ा वाला एम। अब छोटा वाला एम क्या होता है, हमारे पास मैस ऑफ वन या सिंगल मॉलिक्यूल,
छोटा m का क्या मतलब होता है, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है। और बड़े m का क्या मतलब होता है, वो होता है मोलर मास। तो ये आप लोग साइड से लिख रहे हैं जिस तरह मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह बंदे को याद रखिए है कि ये क्या है फॉर्मूला, ये लगाने के लिए आज एक पेपर में तो हम लोग किस तरह लगाएंगे। तो इसमें से सिंपली हमने डिराइव कर लिया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किससे, टेम्परेचर वाले फॉर्मूले से। उसके बाद आ जाती है दोबारा से इसमें रिलेशन, ये वाला इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे पास एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा यूज होता है कि अगर इसका टेम्परेचर इतना है तो इस वेलोसिटी पे इसका टेम्परेचर क्या होगा। तो इसलिए ये याद रखें कि डायरेक्ट रिलेशन होता है अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से, ठीक है। द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गिवन गैस मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट। तो ये सिंपली इसमें वर्डिंग में लिखा हुआ है। अब सिंपली क्या किया जी, आर की केज क्या पुट कर दिया, उसकी वैल्यू पुट कर दी आर बाई एन ए पुट कर दिया। तो आर बाई एन ए में हमने क्या किया है, जब मैस यानी ये क्या था हमारे पास मैथ्स था, मैथ्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एवोगाड्रोस नंबर से, तो क्या बन जाता है मोलर मैथ्स। मैथ्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर क्या बन जाता है, मोलर मैथ्स। तो ये बात आपने याद रखनी है कि ये मोलर मैथ्स बन जाता है हमारे पास, मोल इज इक्वल्स टू मैथ्स बाय मोलर मैथ्स। और मोलर मैथ्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी मोलर मैथ्स हमें निकालना था तो सिंपली m इंटू एवोगाड्रोस नंबर आ गया। यानी पूरे मोल के साथ जब मैथ्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये पूरा क्या है मोल है, 6.022 पार्टिकल्स कितने होते हैं, मोल होता है पूरा। और जब उसके साथ एक मॉलिक्यूल का मैथ्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो पूरे मॉलिक्यूल्स का आ जाएगा, यानी 1 मोल का आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, मोलर मैथ्स बन जाएगा। अब यहीं से एक और रिलेशन डिराइव कर दिया जो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट ऑफ मास ऑफ यानी मोलर मास के, ठीक है। तो यहीं से दूसरा रिलेशन भी आ गया। तीसरा रिलेशन डेंसिटी के लिए यूज कर लिया है कि डेंसिटी के लिए आपने सिंपली वैल्यूज चेंज करनी है, यहाँ से 3 इधर आ जाएगा, पी इधर रोड इधर डिवाइड हो जाएगा, अंडर रूट ले लेंगे, वी रूट मीन स्क्वायर आ जाएगी। तो यही उसने किया है और तीनों के रिलेशंस को इक्वल करके लिख दिया है। तो यहीं तक था इसका कॉन्सेप्ट, बाकी जो आगे सब कुछ है वो फॉर्मेटिव है, लेकिन ये सबसे इंक्लूडेड है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।